नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी का आरक्षण वाला प्लान अब लीक हो चुका है। साथ ही आपको बताएंगे कि बीजेपी के नए वोटर युवकों से टक्कर, क्योंकि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब युवाओं की फौज तैयार कर रही है। वहीं बात करेंगे कांग्रेस का दाम, अखिलेश को तनाव, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे अखिलेश यादव हरियाणा में प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो रखे हैं। अगली खबर होगी रोजगार पर लड़े अब भर्ती पर भिड़े, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने आ चुके हैं। साथ ही बात करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ जाकिर के जहर की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आरक्षण पर छिड़े जंग की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आरक्षण का जिन बाहर आ चुका है। इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर मायावती ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार रहते ऐसा क्यों नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर निष्पक्षता होगी तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचूंगा, जिस पर मायावती ने कहा है कि आरक्षण की आड़ में राहुल गांधी सत्ता के सपने ना देखें। यानी कि राहुल गांधी अब अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काटकर वोट बैंक को दे दिया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस संविधान बचाओ के नारे के सहारे कांग्रेस 52 से 99 सीट पर पहुंच गई, आरक्षण और जातीय जनगणना को हर चुनावी मंच से मुद्दा बनाया गया, वहीं राहुल गांधी अब अपने ही आरक्षण वाले बयान पर चौतरफा फंस चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। यानी राहुल गांधी ने इशारों में आरक्षण खत्म करने की बात जरूर कही, लेकिन उसके पीछे शर्त भी रख दी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अब राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है इनकी 60 साल तक सरकार रही, तो क्या ये लोग पक्षपाती करते रहे? कभी इन्होंने निष्पक्षता का वाला काम ही नहीं किया। वो दिन कब आएगा जब भारत निष्पक्ष, यानी कि भारत के जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, जो संस्थाएं, उनके ऊपर कोई इनको भरोसा ही नहीं है। अगर भारत के संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं, भारत के संविधान को कई बार बदलने का काम करने वाले लोग आज कभी तो वो चुनाव में जाते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं। जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नेहरू जी ने स्वयं 1961 में आरक्षण का विरोध किया था पत्र लिखकर, और कहा था कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं इससे। उसके बाद 80 से 90 के दशक में उनकी पुत्री इंदिरा और उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन का विरोध किया था। राजीव गांधी ने तो कहा था आरक्षण से तो बुद्धुओं को मौका मिल जाता है। ये उनका कोटेड इंटरव्यू है। और आज जिस प्रकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, भाई यूपीए की सरकार ने तो जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया।
यानी जिस मुद्दे को सियासी मंच से लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश हुई, अब उसी मुद्दे पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, अब उस पर सियासत तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात उपचुनाव की, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिशन मोड में है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी का फोकस युवाओं की फौज खड़ी करने पर है। सदस्यता अभियान के लिए जरिए बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर है, तो अखिलेश का फोकस युवाओं पर है। बीजेपी हर वर्ग से नए सदस्य पार्टी में जोड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी पीडीए फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान के पहले फेज में 10 सीटों पर नए वोटर तैयार कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पर अभियान चला चुकी है। यानी कि आगामी उपचुनाव के लिए दोनों तरफ से अपने अपने दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिशन मोड में है। एक तरफ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ युवाओं की फौज तैयार हो रही है, ताकि टक्कर आमने सामने की हो। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से विशेष अभियान की शुरुआत की थी, उसका आज आखिरी दिन है। युवाओं के जरिए से समाजवादी पार्टी न सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर बल्कि रोजगार और दूसरे मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि इन तमाम मुद्दों के तहत ही हमें चुनाव में जाना है। तो क्या माना जाए कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश सदस्यता अभियान के जरिए हर वर्ग हर समुदाय को पार्टी से जोड़ने की है, तो समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत हर वर्ग के युवाओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी 8 दिन में 60 लाख नए सदस्य बना चुकी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी 9 अगस्त से 10 सितंबर तक चुनावी अभियान चलाया। बीजेपी में हर वर्ग के सदस्य पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो सपा का फोकस युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर है। बीजेपी की नजर 10 सीटों पर 60% नए वोटर्स पर है, तो सपा छात्र नौजवान के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। यानी सियासी एक्सरसाइज दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश नए सदस्य को साथ लाकर वोट प्रतिशत बढ़ाने की है। जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली, वहां पर भी महामंत्री संगठन धर्मपाल के दौरे हो चुके हैं। यही नहीं, उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दौरे कर लिए हैं और सदस्यता अभियान उपचुनाव की सीटों पर और ज्यादा मजबूती से संचालित किया जा रहा है। चूंकि बीजेपी नए सदस्य में नए वोटर देख रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अब उन मुद्दों पर फोकस कर रही है जिससे ज्यादा युवाओं को जागरूक किया जा सके, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि हमको किस तरीके से सदस्यता करानी है, कैसे कैसे लोगों के बीच में जाना है, तो पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और पिछले 2014 के बाद फिर 19 में सदस्यता थोड़ी सी हुई थी, तो इस प्रकार से 2014 के बाद जो सदस्य बने थे वो अब उनकी सदस्यता शून्य हो गई है। अब फिर से सबको फिर से सदस्य होना होगा। ये सदस्यता 6 साल के लिए होगी। इस देश के अंदर युवा ही देश का भविष्य हैं। वो पढ़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं, वो समझते हैं किसानी से लेके जवानी नौजवानी के जो परेशानियां हैं, विषय हैं, सबको समझते हैं और उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में देश का भविष्य है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन्हें उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और संविधान की परिस्थिति, देश और की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से परिचित करा रही है। खैर, इस चुनावी मौसम में सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तारीखों के ऐलान से पहले जोर लगा रही है, उससे तो तय है कि 10 सीटों पर रण काफी भीषण होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा के साथ अलाउद्दीन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटों पर जो समझौता हुआ, अब वो धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने जिन सीटों की डिमांड की, अब उस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यानी कि 2 लड़कों के बीच जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, वो विधानसभा चुनाव में टूटने के कगार पर है। और इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दो लड़कों की जोड़ी जिस कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी राज्यों में साथ साथ लड़ने का वादा कर रही थी,
अखिलेश यादव जिस त्याग और बलिदान की बात कर रहे थे वो अपने ही बुने जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में 17 सीटों की डिमांड के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 3 सीटों पर बात बनी। अब उस 3 सीटों में भी कांग्रेस की सेंधमारी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से एसपी को 3 सीटों का वादा था। हरियाणा की जुलाना सीट एसपी को देने का भरोसा मिला था, लेकिन कांग्रेस ने जुलाना सीट पर प्रत्याशी उतार दिए। यानी कांग्रेस के इस दाव से अब समाजवादी पार्टी में तनाव है, जिसके बाद कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में जुलाना की सीट समाजवादी पार्टी को देने के बारे में कांग्रेस की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये अच्छा तरीका नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो 3 सीटों की बात कांग्रेस के सामने रखी हुई है, अगर इस बारे में कोई पॉजिटिव रिप्लाई आज शाम तक नहीं आता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर ठन चुकी है, क्योंकि हरियाणा में ना तो अखिलेश की डिमांड को राहुल गांधी ने सीरियस लिया और ना ही जुलाना सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी, जिस पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने एसपी की हैसियत बता दी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस के द्वारा अपमान कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सबको ध्यान में होगा कि कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि अखिलेश कौन है। अब हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसी तर्ज पर पूछ लिया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हैसियत को बताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को पता है कि अखिलेश यादव खुद में देखकर कांग्रेस के साथ समझौता करते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपस की बातचीत है जो हो रही है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि सीटों पर निर्णय लेना 2 दलों के बीच में कि कौन लड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। जनवरी फरवरी में यही बात उत्तर प्रदेश को भी लेकर हो रही थी कि वो गठबंधन नहीं हो पाएगा, सीटें तय नहीं हो पा रही थी, लेकिन अंत में बातचीत से बहुत अमेकेबली सीटें तय हुई, हम मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व इस मसले पर बात करके इस मसले को सुलझा देगा। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन टूटने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने त्याग और बलिदान की बात कही थी। उन्होंने कहा था, हरियाणा में इंडिया गठबंधन एकजुट है। हरियाणा में बात सीट की नहीं, जीत की है। वक्त राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, ये वक्त बल्कि त्याग और बलिदान का है। परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। यानी अखिलेश यादव अब अपने ही बयान में पूरी तरह से घिर चुके हैं, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूटा तो अखिलेश का स्वार्थ संदेश उन्हीं पर लागू हो जाएगा। और अगर अखिलेश यादव 17 के बाद 3 और फिर 2 सीटों पर कंप्रोमाइज कर लिए तो फिर कांग्रेस का प्रेशर यूपी उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यानी 2 लड़कों की जोड़ी में नुकसान अखिलेश यादव का होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल खेल रही है और दोहरे सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थी ठगे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम 3 दिन में हो सकता था उसमें 3 महीने लगाए गए। यानी शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालने की कोशिश हो रही है। और अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। देखिए, जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। और सीएम योगी आज नोएडा के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने एक्सपो मार्ट जाकर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कल एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करेंगे।
कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नोएडा के एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। नोएडा में देश में सेमिकॉन इंडिया सबसे बड़ा आयोजन कर रहा है। 26 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके आगमन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। सेमिकॉन इंडिया का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए भारत में 6 प्लांट लगाए जाएंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। और इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियां करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। वर्तमान में अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है और भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रही है। सेमिकॉन इंडिया का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उत्पाद के लिए भारत में 6 जगह प्लांट लगाए जाएंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। और इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अलग अलग कंपनियां करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। दरअसल वर्तमान में ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है। भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, जिसके लिए कल पीएम मोदी पहला कदम उठाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इन 6 सेमीकंडक्टर प्लांट को अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार की। वक्फ बिल के खिलाफ एक क्यूआर कोड शेयर किया जा रहा है। खुद को मुसलमान का रहनुमा बताने वाले कई मुस्लिम संगठन क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। और वहीं पर वक्फ बिल के खिलाफ फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार में भगोड़ा जाकिर नाइक भी शामिल हो गया है। जाकिर नाइक ने एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई है, लेकिन इस बिल के खिलाफ दुष्प्रचार गैंग एक्टिव हो गया है। बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। कई इलाकों में वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ मुनादी की जा रही है, जिसके जरिए मुसलमानों को डराया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि अगर इस बिल के खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो उनकी मस्जिद छीन ली जाएगी। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्यूआर कोड अभियान चलाया जा रहा है। कई इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग क्यूआर कोड वाले बैनर और पोस्टर लेकर घूम रहे हैं और लोगों से क्यूआर कोड स्कैन करके वक्फ बिल के खिलाफ राय देने की अपील कर रहे हैं। भाई लोग अपने एरिया में भी खड़े रहो। हम कालूपुर में, तुम शाहपुर, खानपुर, जितने भी 12 दरवाजे सब जगह खड़े रहो। अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए अच्छा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन लामबंद है, जिस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मुस्लिम समुदाय को गुमराह नहीं करने की अपील की। उन्होंने लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है
और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। झूठे प्रचार से गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिलेगा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के मौलिक अधिकार का हनन बताया है कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। भारत से भागकर मलेशिया में छुपे आतंकी जाकिर नाइक ने भी इस बिल की आड़ में मुस्लिम समाज में जहर के बीज बोने की कोशिश की है। उसने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हक के खिलाफ बताया। And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार हो रही बयानबाजी पर दिल्ली राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को डराकर और परेशान करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष के विरोध के बाद बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। बिल को लेकर जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और वक्त हो गया यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।